हेलो एवरीवन। आज वर्ष 2021 के मेंस पेपर पर हम चर्चा करेंगे दर्शन शास्त्र के। और जैसा कि अन्य मेंस के पेपरों पर भी हमने डिस्कशन किया है, वैसे ही आज का भी हमारा डिस्कशन रहेगा, जहां पर है ना थोड़ा टॉपिक्स को समझते हुए एक प्रारूप मॉडल आंसर का हम जानेंगे। सबसे पहले तो बात करूं 2021 के इस पेपर के बारे में तो एक अच्छा पेपर था। एक एवरेज पेपर ही कहूंगा, बहुत कह लीजिए सरल भी नहीं, बहुत कठिन भी नहीं, एवरेज पेपर था। 2022 की अपेक्षा तो यहाँ पर हमें कुछ एक प्रश्न है जो बहुत अच्छे पूछे गए थे। प्रासंगिकता या रेलेवेंस को लेकर तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर 2021 में पूछे गए थे। लेकिन हाँ, 2023-24 की अपेक्षा ये जो प्रश्न पत्र है ये सरल है कहूंगा मैं। ठीक है, तो कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं और बाकी जैसा हम देखते आ रहे हैं, बाकी सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस से सीधा उठाकर पूछे गए हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो का। और सबसे पहले है ना सेक्शन 1 जो हम डिस्कस करते हैं, 2 नंबर का 30 शब्दों में जो लिखना होता है, तो इन 2 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करें। सबसे पहले द्वादश निदान क्या है, पहला प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया था द्वादश निदान क्या है। ठीक है, तो देखिए द्वादश निदान है ना बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद का ही एक अंग है ना, जहां पर गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों की विवेचना की है। इट इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रतीत्य समुत्पाद वेयर द गौतम बुद्ध हैज इलेबोरेटेड द कॉजेज ऑफ सॉरो। दुख के कारणों की विवेचना की है ना। तो गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों की खोज में एक लंबी है ना श्रृंखला, एक चक्रीय श्रृंखला वो ज्ञात करते हैं, जिसके 12 कड़ियां होती हैं। ठीक है, और इन्हीं 12 कड़ियों को कहा जाता है क्या, द्वादश निदान। ठीक है, तो इसे एक उत्तर के रूप में हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने दुख के कारणों की खोज में, दुख के कारणों की खोज में एक चक्रीय श्रृंखला ज्ञात की, जिसके 12 कड़ियां हैं। इन 12 कड़ियों को द्वादश निदान कहा जाता है। इसे जन्म मरण चक्र, संसार चक्र या भव चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवन से संबंधित है। ठीक है ना। तो इन सर्च ऑफ सॉरो, गौतम बुद्ध हैज फाउंड as Gautam Buddha has found a circular chain which has 12 components or 12 elements. These 12 elements are collectively referred as Dwadash Nidan. It is also referred as Sansar Chakra, Bhav Chakra, है ना, and it is related with our past, present and future life. ठीक है, तो अतीत, वर्तमान और भविष्य जीवन से संबंधित है। ठीक, तो द्वादश निदान, यहाँ पर आप दुख के 12 कड़ियां बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ठीक है, ये दुख के 12 कड़ियां क्या हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, केवल एक परिचय देना है क्योंकि 2 नंबर में पूछा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर बताइए, है ना। तो समाधि पर प्रश्न पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने समाधि पर डिस्कशन किया था कि समाधि क्या और समाधि के प्रकार। तो बेसिकली है ना, बेसिकली ये समाधि के है ना 2 प्रकार हैं। समाधि की क्या है ना 2 प्रकार। ठीक है, एक संप्रज्ञात समाधि कहलाता है, दूसरा कहलाता है क्या, असंप्रज्ञात समाधि, है ना। तो अष्टांग योग, इसको ऐसे फ्रेम करेंगे हम, अष्टांग योग का अंतिम अंग, है ना, अष्टांग योग का अंतिम अंग समाधि के निम्न 2 प्रकार होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि जहां ज्ञाता और ज्ञेय, दैट इज लॉजिस्ट एंड नोएबल, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बना रहता है। ठीक है, लॉजिस्ट और नोएबल का जो गैप है ना, भेद है, वो बना रहता है, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ठीक है,
ये समाधि की प्रारंभिक अवस्था है, ये समाधि की प्रारंभिक अवस्था है। और जहां पर ये ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाए इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह समाधि की पूर्ण अवस्था है, यह समाधि की क्या है ना, पूर्ण अवस्था। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। ज्ञान मीमांसा एवं तत्व मीमांसा में अंतर समझाइए। डिस्कस डिस्टिंक्शन बिटवीन एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, है ना। दर्शन का बहुत ही बेसिक और एक सरल सा प्रश्न है ना। हम सभी जानते हैं कि दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स, है ना। तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा, ये दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में अंतर क्या है ना। तो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में अंतर विषय की विवेचना का है ना। ज्ञान और तत्व मीमांसा में अंतर विषय की विवेचना का है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा में विवेचना का विषय ज्ञान होता है। ज्ञान मीमांसा में विवेचना का विषय, है ना, जो डिस्कशन का सब्जेक्ट या डिस्कशन का जो टॉपिक होता है ना, वो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, यहाँ ज्ञान के, है ना, ज्ञान की परिभाषा, उसके स्वरूप, उसके प्रकार, उसके लक्षण आदि चीजों की विवेचना की जाती है। वहीं तत्व मीमांसा में विवेचना का विषय, तत्व मीमांसा में विवेचना का विषय तत्व होते हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जगत, है ना, आदि तत्वों की यहाँ विवेचना की जाती है। ठीक है, तो ज्ञान और तत्व मीमांसा में जो मुख्य अंतर है वो है उनके विवेचना के विषय का, है ना, विवेचना के विषय का। ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस नॉलेज हो, है ना, जहां पर हम नॉलेज के डेफिनेशन, नॉलेज के सोर्स, नॉलेज के कैरेक्टर, नॉलेज के नेचर पर डिस्कस करें, वो एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। और जहां पर हम एलिमेंट्स पर डिस्कशन करें, एलिमेंट्स के एनालिसिस करें, जैसे किस प्रकार के एलिमेंट्स, तो जगत से जुड़े, ईश्वर से जुड़े, आत्मा से जुड़े, है ना, तत्वों की विवेचना करें, वो कहलाता है क्या, तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के पंच महाव्रतों का नैतिक महत्व समझाइए, है ना। एक अच्छा प्रश्न है। एक जो जैन दर्शन के पंच महाव्रत के एथिकल इंपॉर्टेंस को पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमारा जो आंसर का, है ना, केंद्र होना चाहिए, जो कोर होना चाहिए, वो महत्व होना चाहिए, है ना। मतलब हम महत्व पर बात करें। ठीक है, ये नहीं कि पंच महाव्रत क्या है, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न की प्रकृति को समझना होगा हमें, है ना। तो यहाँ स्पष्ट पूछा गया है कि इसके नैतिक महत्व को बताइए। हाँ, ये जरूर है कि आप इस प्रश्न का, है ना, उत्तर इन पंच महाव्रतों के नाम से जरूर चालू कर सकते हैं। जैसे जैन दर्शन के, है ना, पंच महाव्रत, है ना, क्या क्या है, तो सत्य, ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, ठीक है, और आखिर में ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। ठीक है, ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी। ठीक है, तो जैन दर्शन के, है ना, पंच महाव्रतों के नाम का जरूर आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सीधा एक इसके नैतिक महत्व पर आते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैन दर्शन के पंच महाव्रत नैतिक मूल्यों पर आधारित, है ना। जैन दर्शन के पंच महाव्रत नैतिक मूल्यों पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है ना, एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें संसार की आसक्तियों से, है ना, जो हमें संसार की आसक्तियों से दूर करके, है ना, हमारे आचरण को, है ना, हमारे आचरण को अनुकूल या नैतिकता पूर्ण बनाती है।
ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि द पंच महाव्रत ऑफ जैन फिलोसॉफी इज अ सेट ऑफ, है ना, इज अ सेट ऑफ ethical doctrines which, है ना, which forces us or which inspires us, ज्यादा अच्छा है, which inspires us to have a detachment life from this materialistic pleasure of the world, and it also, है ना, it also guides our ethical and moral conducts, हमारे नैतिक और सैद्धांतिक आचरणों को, है ना, दिशा निर्देश देने का कार्य ये जैन दर्शन के पंच महाव्रत करते हैं। ये इसका नैतिक महत्व है। ठीक है, तो पहले पंच महाव्रत क्या है ये बता दिया हमने, और फिर इसके नैतिक महत्व पर चर्चा कर लिए। ठीक है, चलिए, भ्रष्टाचार के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक, अब भ्रष्टाचार के कई कारण होते हैं। भ्रष्टाचार के, है ना, राजनीतिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, है ना, नैतिक या सामाजिक कारण होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी दो कारण को बता सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर नैतिक कारणों का, है ना, नैतिक कारणों का उल्लेख कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फिलॉसफी है। तो नैतिक दृष्टिकोण से, है ना, भ्रष्टाचार को यदि हम, भ्रष्टाचार के कारणों को यदि हम बता रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है ना। आप प्रशासनिक कारण भी बता सकते हैं, आर्थिक कारण भी बता सकते हैं, लेकिन दर्शन से जुड़ा है तो इसलिए नैतिक कारणों पर बात करें, है ना। तो दो नैतिक कारण आप यहां बिल्कुल बता सकते हैं। पहला, सामाजिक मूल्यों का पतन, और दूसरा, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का अभाव। ठीक है, दैट इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, और डीके ऑफ सोशल वैल्यूज। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के, है ना, किन्हीं दो कारणों की बात की जा रही है, तो दो कारण बता दीजिए। सामाजिक मूल्यों का पतन और सत्यनिष्ठा का अभाव, है ना। केवल पॉइंट्स नहीं लिखना है, एक दो लाइन में इसको स्पष्ट भी करना है। सामाजिक मूल्यों का पतन, है ना, वर्तमान के सामाजिक परिदृश्य में नैतिक, है ना, मूल्यों का, नैतिक सामाजिक मूल्यों का पतन हो चुका है, क्योंकि आज समाज ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में स्वीकार कर चुका है। कहीं ना कहीं, है ना, ये हमारी ही कमियां हैं कि आज हम, है ना, आज हम भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुके हैं, आज हम भ्रष्टाचार को, है ना, शिष्टाचार के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक मूल्यों के पतन को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की कमी होने के कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है ना। जब सरकार के प्रति, है ना, लोगों के प्रति समर्पण व सत्यनिष्ठा का जो भाव है ना, ये कम होने लगे तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, आप इन दो पॉइंट्स को यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, छठवा, गांधी जी के एकादश व्रतों के नाम लिखिए, है ना। तो गांधी जी, है ना, के एकादश व्रत, है ना, ये ऐसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जिसको न केवल गांधी जी स्वयं पालन करते थे, बल्कि अपने आश्रम वासियों के लिए भी इसे, है ना, इनके पालन को उन्होंने अनिवार्य बनाया था। ठीक है, तो क्या है ये एकादश व्रत, है ना। स्पष्ट है प्रश्न में कि किसी की, है ना, किसी प्रकार की इसकी व्याख्या नहीं करनी है, या एकादश व्रत क्या है ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट पूछा है कि नाम बताना है, तो ये जो 11 एकादश व्रत हैं, है ना, आप इसके नाम को यहाँ पर बताएं। ठीक है, और ये 11 एकादश व्रत क्या है, तो पहले 5 तो पंच महाव्रत से लिया गया है, सत्य, अहिंसा,
आस्ते, अपरिग्रह, नॉन पोसेशन और ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। ठीक है, 5 तो हो गए पंच महाव्रत से। ठीक, फिर छठवा है आस्वाद। छठवा है आस्वाद। ठीक है, सातवां है निर्भयता। निर्भयता। आठवां है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम। ठीक है, नौवां है स्वदेशी का उपयोग। 10वां है सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव। और 11वां है अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण। ठीक है, तो ये है गांधी जी के, है ना, एकादश व्रत। ठीक है, गांधी जी के एकादश व्रत, है ना। ट्रूथफुलनेस, टेक नॉन वायलेंस, है ना, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, सेलिबेसी। ठीक है, डाइट कंट्रोल, आस्वाद का, है ना, संबंध हमारे खान पान से है, तो डाइट कंट्रोल। फियरलेसनेस, निर्भयता। ठीक है, फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम। ठीक है ना, स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी, सर्वधर्म संभाव, रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, एंड एट लास्ट अस्पृश्यता निवारण और प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये, है ना, ये कहलाते हैं गांधी जी के एकादश व्रत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुभ के प्रकार को बताइए, है ना। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था। ठीक है, अशुभ या एविल, है ना, किसे कहते हैं, तो अशुभ धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ विषय है। धर्म दार्शनिकों के मध्य चर्चा का ये महत्वपूर्ण विषय है ना। और चूंकि यहाँ 2 नंबर में ही पूछा है और स्पष्ट पूछा है कि अशुभ के प्रकार बताना है, तो आप इसको इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं उत्तर को कि अशुभ की समस्या धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है। अशुभ के, है ना, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अशुभ के 2 प्रकार होते हैं। पहला भौतिक अशुभ या प्राकृतिक अशुभ। प्राकृतिक अशुभ। ठीक है, मटेरियल एविल और नेचुरल एविल। ठीक है, भौतिक अशुभ और प्राकृतिक अशुभ। और दूसरा अभौतिक। अभौतिक अशुभ या नैतिक अशुभ। नॉन मटेरियल एविल और एथिकल एविल। ठीक है, तो प्राकृतिक अशुभ किसे कहते हैं, है ना, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक कारणों की वजह से शारीरिक या मानसिक कष्ट की अनुभूति होना, ये प्राकृतिक अशुभ कहलाता है। और वहीं, है ना, जैसे उदाहरण के लिए बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, है ना, ये उदाहरण दे दिए। फिर नैतिक अशुभ तो मानवीय दुराचरणों से, है ना, मानवीय दुराचरणों से या ह्यूमन, है ना, ह्यूमन अनएथिकल बिहेवियर से, है ना, मानवीय दुराचरण या ह्यूमन अनएथिकल बिहेवियर से जो भी, है ना, शारीरिक या मानसिक कष्ट हमें होता है उसको हम कहते हैं क्या, नैतिक अशुभ। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था
विसिल ब्लोअर की भ्रष्टाचार कम करने में भूमिका बताइए, है ना। तो स्टेट द रोल ऑफ विसिल ब्लोअर इन रिड्यूसिंग करप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर विसिल ब्लोअर क्या है ना, विसिल ब्लोअर की अवधारणा क्या है, इस पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आपको विसिल ब्लोअर को कनेक्ट करना है किससे, भ्रष्टाचार से, करप्शन से, है ना। तो 2 नंबर में ही लिखना है, तो बिल्कुल सारगर्भित और टू द पॉइंट हमेशा रहने का प्रयास करें, है ना। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि विसिल ब्लोअर का कार्य किसी संस्था में हो रहे अनैतिक, है ना, किसी संस्था में हो रहे अनैतिक या भ्रष्ट कार्यों को लोगों के समक्ष उजागर करना होता है। इससे जन जागरूकता का प्रसार, है ना, इससे जन जागरूकता का प्रसार होता है और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, है ना, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए एक नैतिक दबाव प्रशासन पर पड़ता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है ना। तो द रोल ऑफ विसिल ब्लोअर इज टू अवेयर द पीपल from the unethical or corrupt practices in any institution or organization, which thereby forces the administration to take strong action against such corrupt official due to the social pressure, है ना। तो जो सामाजिक दबाव बनता है उससे प्रशासन, है ना, प्रशासन ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं और इससे करप्शन, है ना, रोका जा सकता है, इससे करप्शन सीमित किया जा सकता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो विसिल ब्लोअर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना, जन जागरूकता फैलाकर भ्रष्टाचार में कमी लाने हेतु। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई 2 नंबर के प्रश्नों की। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां पर 4 नंबर के, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 शब्दों में इसका उत्तर हमें देना होता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले 4 नंबर में पूछा गया प्रश्न क्या है, तो प्रमा और अप्रमा में अंतर बताइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रमा एंड अप्रमा, है ना। तो इस उत्तर की शुरुआत आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि न्याय दर्शन के, है ना, न्याय दर्शन के ज्ञान मीमांसाई सिद्धांत में प्रमा और अप्रमा की व्याख्या की गई है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमा एंड अप्रमा is presented in the epistemology of न्याय philosophy। ठीक है, ठीक। अब आते हैं प्रमा और अप्रमा, है ना, के व्याख्या और उसके अंतर पर, है ना। तो प्रमा से आशय है ना, आगे हम क्या लिखें, ठीक है, कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि न्याय दर्शन में अनुभव के 2 प्रकार बताए गए हैं। न्याय दर्शन में अनुभव या एक्सपीरियंसेस के 2 प्रकार बताए गए हैं, प्रमा और अप्रमा। ठीक है, प्रमा को ही यथार्थ अनुभव या ट्रू नॉलेज या वैलिड नॉलेज कहते हैं, अप्रमा को अयथार्थ अनुभव या इनवैलिड नॉलेज कहते हैं। ठीक है, तो प्रमा ये कहलाता है यथार्थ अनुभव और अप्रमा इसे हम कहते हैं अयथार्थ अनुभव। ठीक है, प्रमा वह ज्ञान है जो पूर्णतः प्रमाणों पर आधारित होता है ना। ऐसे ज्ञान, ऐसे हमारे अनुभव जिसको हम प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर सकें, उन अनुभवों को, उन ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। ठीक है, तो न्याय दर्शन में कुल 4 प्रमाण को स्वीकार किया गया है। इन प्रमाणों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इनके नाम बता दीजिए। तो ये 4 प्रमाण क्या हैं, तो प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन, ठीक है, अनुमान, दैट इज इन्फ्रेंस, शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी, और उपमान, दैट इज कंपैरिजन। ठीक है ना। तो प्रमा अर्थात यथार्थ या वैध ज्ञान,
जो पूर्णतः प्रमाणों पर आधारित होता है या फिर प्रमाणों के आधार पर प्राप्त किए गए यथार्थ, है ना, ज्ञान को, यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। ठीक है। वहीं अप्रमा, तो अप्रमा, है ना, अप्रमा को अयथार्थ अनुभव कहते हैं और ये किसी प्रमाणों पर आधारित नहीं होते हैं, ये किसी प्रमाणों पर आधारित नहीं होते हैं, है ना, फिर भी इसे ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। और अप्रमा के, ठीक है, अप्रमा के 3 प्रकार हैं। संशय, दैट इज डाउट, विपर्य, दैट इज एरर, ठीक है, और तीसरा है तर्क, दैट इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है। संशय, विपर्य और तर्क, डाउट, एरर और आर्ग्यूमेंट, दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ अप्रमा, है ना। तो न्याय दर्शन के ज्ञान मीमांसा इस सिद्धांत से संबंधित ये विचार है, प्रमा और अप्रमा, है ना। प्रमा और अप्रमा की व्याख्या करते हुए दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न गीता दर्शन से लिया गया है और गीता में उल्लेखित स्वधर्म की प्रासंगिकता पर प्रश्न किया गया। एक बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ठीक है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ स्वधर्म, है ना। तो सबसे पहले स्वधर्म, है ना। अब इसके देखिए स्वधर्म की लंबी चौड़ी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करनी है आपको, है ना। आपको केवल इसके, है ना, महत्व को या इसके प्रासंगिकता को कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में, है ना, इन करेंट सोशल कंडीशन कैसे स्वधर्म के जो सिद्धांत हैं ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, इस पर हमको फोकस रखना है। ठीक है। तो यहाँ एक ओपनिंग लाइन जरूर आप दे सकते हैं, है ना, कि गीता यह श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित स्वधर्म की अवधारणा कर्म के आधार पर प्रस्तुत की गई एक वर्ण व्यवस्था है। एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, है ना, कि गीता में उल्लेखित स्वधर्म की अवधारणा कर्म के आधार पर प्रस्तुत की गई, है ना, एक वर्ण व्यवस्था है। ठीक है। अब वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता निम्न आधारों पर समझी जा सकती है। ठीक है। वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता निम्न आधारों पर समझी जा सकती है। ठीक है। सबसे पहला, एक जातीय व्यवस्था का अंत, एंड ऑफ कास्ट सिस्टम, है ना। तो जब कर्म आधारित, है ना, जब कर्म आधारित एक व्यवस्था बनेगी, है ना, जब जन्म को छोड़कर व्यक्ति की जात का पहचान उसके कर्म से होने लगेगा, तो इससे ये जो जातीय व्यवस्था बनी है समाज में, इस जातीय व्यवस्था का अंत होगा। आज लोग अपने जाति के प्रति अधिक जागरूक हैं, जिससे राष्ट्रीय जागरूकता में कमी आ रही है ना। तो जब जाति व्यवस्था का अंत होगा तो इससे राष्ट्रीय जागरूकता में भी वृद्धि आएगी। लोग राष्ट्र के प्रति अधिक जागरूक होंगे, ना कि अपने जात के प्रति। ठीक है। दूसरा, ऊंच नीच का भेद इससे समाप्त होगा, है ना। जाति व्यवस्था की ही देन है क्या ऊंच नीच का ये जो भेद है ना, उच्च जात निम्न जात, ये जो ऊंच नीच का भेद है ये जाति व्यवस्था की ही देन है ना। तो जब जन्म आधारित इस जाति व्यवस्था का अंत होगा तो इसका एक स्वाभाविक, है ना, परिणाम, एक, है ना, एक नेचुरल इसका आउटकम क्या होगा, दैट इट विल एंड द क्लास डिवीजन, दिस अपर एंड लोअर क्लास डिवीजन। ये ऊंच नीच का जो भाव है ना, ये समाप्त होगा। अस्पृश्यता, ठीक है, या छुआछूत का जो भाव है ना, ये समाप्त होगा। ठीक। तो जाति व्यवस्था के अंत से स्वयं ही ऊंच नीच का भेद भी क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है। फिर तीसरा, कि वर्ग संघर्ष का अंत देखने को मिलेगा। ठीक है। वर्तमान में, है ना, वर्तमान के सामाजिक परिदृश्य में विभिन्न विभिन्न विषयों को लेकर, है ना, चाहे वो कह लीजिए भाषा हो, है ना, भाषा को लेकर अभी हम देख ही रहे हैं कैसे वर्ग संघर्ष चल रहा है। ठीक है। चाहे वो खान पान के तरीके हो या पहनावा ओढ़ावा का तरीका हो या धार्मिक मान्यताओं को लेकर हो। ठीक है। तो एक समाज में, है ना, एक वर्ग संघर्ष जो चल रहा है, ये वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, है ना, जब हम गीता के,
है ना इस स्वधर्म के विचार को अपनाएंगे, है ना, जब हम अपने, है ना, जब हम अपने कर्मों के अनुरूप आचरण करेंगे और हमारी जो पहचान होगी वो हमारे कर्म से होगी, ना कि हमारे, है ना, धर्म से। तो कर्म आधारित पहचान होगी, ठीक है। तो इससे ये जो वर्ग संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल जो चल रहा है, ये समाप्त होगा, ठीक। फिर आखिरकार, है ना, हम कह सकते हैं कि इससे सामाजिक सद्भाव की स्थापना होगी, स्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल हार्मनी, है ना। तो वर्तमान में जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हम देख रहे हैं, है ना, आए दिन जो हमें धार्मिक संघर्ष की स्थितियां देखने को मिल रही हैं समाज में, तो ऐसी धार्मिक संघर्ष की स्थितियां समाप्त होंगी, समाज में एक सद्भाव, है ना, सामाजिक सद्भाव स्थापित होगा, ठीक है। और इससे, है ना, लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन, है ना, निष्ठा पूर्वक कर सकेंगे, ठीक है। तो गीता में उल्लेखित स्वधर्म का ये जो विचार है, ये कर्म के आधार पर प्रेरित या कर्म से प्रेरित, है ना, एक प्रकार की व्यवस्था है, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है ना। और वर्तमान के परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण है, काफी अधिक प्रासंगिक है। किन आधारों पर? तो इन 4 आधारों पर आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। जाति व्यवस्था का अंत, ऊंच नीच का भेद समाप्त, वर्ग संघर्ष का अंत और सामाजिक सद्भाव की स्थापना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन, है ना, सब्सटेंस एज पर स्पिनोजा। तो पिछले क्लास में भी हमने, है ना, चर्चा किया, ठीक है, स्पिनोजा, ठीक है, से स्पिनोजा के, है ना, द्रव्य संबंधी विचार। तो यहाँ पर 4 नंबर में, ठीक, इसको लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है। तो अगेन आप इस तरह से इस प्रश्न को इसका उत्तर लिख सकते हैं कि स्पिनोजा, है ना, स्पिनोजा ने जीवन और स्पिनोजा ने जगत की व्याख्या इस प्रकार से लिखें, स्पिनोजा ने जगत की व्याख्या द्रव्य की परिभाषा से की है ना, द्रव्य की परिभाषा से या द्रव्य के आधार पर की है। और द्रव्य की परिभाषा उन्होंने अपने ग्रंथ एथिका में कुछ इस प्रकार की है कि द्रव्य, है ना, कल भी हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था, वह है जो अपने आप में है और जिसे अपने द्वारा ही समझा जा सकता है, ठीक है। तो जो पहला कथन है ये उनके तत्व मीमांसाई दृष्टिकोण, मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन को दर्शा रहा है, जहां पर उन्होंने, है ना, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य को एक ऐसा तत्व बताया है जो अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भर या आश्रित नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, है ना, ये स्टेटमेंट इसके द्रव्य के ज्ञान मीमांसाई विचार को दर्शा रहा है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि द्रव्य का ज्ञान एक ऐसा, है ना, एक ऐसा एब्सोल्यूट नॉलेज है ना, एक ऐसा निरपेक्ष ज्ञान है जो अन्य किसी दूसरे ज्ञान पर निर्भर नहीं है, ठीक है। फिर द्रव्य की विशेषताओं का ये उल्लेख करते हैं, है ना, कि द्रव्य स्वयंभू है, ठीक है, द्रव्य क्या है? स्वयंभू है, सेल्फ कॉज्ड, है ना, द्रव्य स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, द्रव्य नित्य व शाश्वत है, ठीक है, इटर्नल, इमॉर्टल है, द्रव्य अपरिमित है ना, इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, द्रव्य अपरिमित है, द्रव्य निर्गुण व निराकार है, ठीक है। और आखिरकार द्रव्य को कल्पना और शून्यता से बचाने के लिए स्पिनोजा, है ना, द्रव्य की संज्ञा किससे करते हैं? ईश्वर से, ठीक है। तो आखिरकार द्रव्य को कल्पना और शून्यता से बचाने के लिए ये द्रव्य को ईश्वर की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को 60 शब्दों में हमको लिखना है, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक और, है ना, अच्छा प्रश्न
जो इस 2021 के है ना पेपर में पूछा गया। एकात्म मानववाद दर्शन की प्रासंगिकता समझाइए। अगेन है ना, जब कभी भी प्रासंगिकता या रेलेवेंस पूछ रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, उसी के आधार पर उत्तर लिखें। यहाँ पर एकात्म मानववाद की व्याख्या नहीं करनी है ना, उसकी प्रासंगिकता को बताना है। ठीक है, तो पंडित है ना, एक आप इसका ओपनिंग लाइन इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना द्वारा प्रस्तुत किए गए एकात्म मानववाद है ना, एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की प्रासंगिकता निम्न आधारों पर समझी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आवश्यक है ना, कि आप थोड़ा सा एक टच है ना इनके दर्शन को दें कि इनके दर्शन में क्या बात कही गई है और कैसे वो हमारे लिए उपयोगी है ना। तो सीधा है ना, सीधा हम कह लीजिए उसकी प्रासंगिकता पर जाए उसके बजाय है ना, एक पॉइंट में ही आप एक प्रकार से उनके एकात्म मानववाद के दर्शन का एक है ना परिचय दे रहे हैं, और उस परिचय के साथ कि भाई ये मानववाद की विशेषता है और इसको है ना हम समाज में इस तरह से लागू कर सकते हैं या समाज के लिए इस तरह से उपयोगी हो सकता है ना। तो इसका एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। ठीक है, आप इस उत्तर को इन बिंदुओं पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि एकात्म मानववाद में मन बुद्धि शरीर आत्मा की एकात्मकता है ना का विचार प्रस्तुत किया गया है। थॉट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल है ना, इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि वर्तमान है ना परिदृश्य में मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित जो चुनौतियां हैं है ना, आज के युग में जो युवा वर्गों में है ना स्ट्रेस या तनाव जो हम देख रहे हैं है ना, और जिससे उन्हें कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जैसे नैतिक दुविधाओं की जो स्थिति बनती है, एथिकल डिलेमा की जो स्थिति बनती है वर्क प्लेस में, कार्यस्थल पर, ऐसी सभी समस्याओं का निराकरण होता है ना एकात्म मानववाद के इस विचार से, जहां पर मन बुद्धि और शरीर की एकात्मकता का बोध कराया गया है। पहला चीज। ठीक है, दूसरा, मानव व प्रकृति में अभेद संबंध है ना, इनके एकात्म मानववाद के विचार में। ठीक है, मानव व प्रकृति के संबंध की व्याख्या की गई है। ठीक है ना, और मानव व प्रकृति के मध्य अभेद संबंध बताया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? इसको आप वर्तमान के जलवायु व पर्यावरणीय समस्याओं से रिलेट कर सकते हैं है ना, कि वर्तमान के युग में जो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की समस्याएं हम देख रहे हैं है ना, क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है ना हम देख रहे हैं। ठीक है, वहीं साथ ही साथ जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है ना, जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो है ना बायोडाइवर्सिटी का, ये हमारे भविष्य के लिए बेहतर नहीं है ना। तो मानव व प्रकृति के संबंध की जो महत्ता, इंपॉर्टेंस एकात्म मानववाद में बताई गई है, इसे है ना धारण कर या इसे स्वीकार कर हम इस प्रकार की है ना क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल जो समस्याएं हैं, प्रदूषण से संबंधित जो समस्याएं हैं है ना, आदि समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना, इनसे जोड़कर देख सकते हैं। वहीं तीसरा, नैतिकता और धर्म की प्रधानता, प्राइमेसी ऑफ एथिक्स एंड धर्म है ना। ठीक, एकात्म मानववाद के विचार में धर्म और नैतिकता को विशेष महत्व दिया गया है ना। तो इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो इसे नैतिकता और धर्म की है ना प्रधानता, तो जो वर्तमान की सामाजिक और राजनीतिक है ना परिस्थितियां हैं है ना, वर्तमान की सामाजिक और है ना राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जहां पर
कई सारी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार है, पूंजीवाद है ना, अमीर गरीब का जो भेद है, ठीक है, अमीर गरीब का है ना भेद है, कॉरपोरेट घोटाले, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है ना जो समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, इन सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का निराकरण, ठीक है, नैतिकता और धर्म के, है ना, नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों से बनाई जाने वाली शासन व्यवस्था से हो सकता ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अंतिम में स्वदेशी पर जोर, है ना, एकात्म मानववाद के विचार में इन्होंने एक स्वदेशी मॉडल, है ना, एक स्वदेशी सामाजिक और आर्थिक मॉडल बनाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी, है ना, स्वदेशी को विशेष महत्व दिया था। तो इसे हम वर्तमान के, है ना, वैश्वीकरण से जुड़ी समस्याओं से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना, कि वैश्वीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, है ना, जैसे सभ्यता व संस्कृति पर आघात, आर्थिक निर्भरता, है ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, पूंजीवाद को बढ़ावा, है ना, ऐसी जो ग्लोबलाइजेशन से, है ना, वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है एकात्म मानववाद में प्रस्तुत किए गए स्वदेशी के विचार को अपनाकर, है ना। तो यहाँ पर देख, हमने पॉइंट्स में उनके दर्शन की विशेषताओं को बता दिया और विशेषताओं को रिलेट कर दिया किससे, वर्तमान सामाजिक परिदृश्य से। यही उसकी, है ना, यही उसकी रेलेवेंस हो गई, है ना, यही उसका, ठीक है, प्रासंगिकता हो गया। तो जहां कहीं पर भी प्रासंगिकता या रिलेवेंस से संबंधित प्रश्न आता है तो इस प्रकार से, है ना, आप उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर में एक आखिरी, है ना, प्रश्न जो पूछा गया था, धार्मिक सहिष्णुता की संभावना का परीक्षण कीजिए। ये भी एक अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है ना। 3 अच्छे प्रश्न हमको ये 4 नंबर के सेक्शन में अभी तक मिल गए, एनालिटिकल क्वेश्चन है ना। यहां पर पूछा गया है द एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, है ना। तो बिल्कुल एक लाइन में रिलीजियस टॉलरेंस क्या है ये हमें बताना है ना, कि धार्मिक सहिष्णुता या रिलीजियस टॉलरेंस से आशय है विभिन्न धर्मों के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखना, ठीक है। इसे हम धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं, ठीक है। अब कैसे धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार किया जा सकता है या धार्मिक सहिष्णुता की संभावना वर्तमान परिदृश्य में कैसे, है ना, इसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा करें। सबसे पहले चर्चा करें शिक्षा प्रणाली, है ना, एजुकेशन सिस्टम। ठीक, तो हमारी नवीन शिक्षा प्रणाली में, है ना, हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, नवीन शिक्षा प्रणाली है ना, इसमें, है ना, इसमें छात्रों को विभिन्न धर्मों के, है ना, विभिन्न धर्मों के जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक सिद्धांत है, न केवल इन मूल्यों और सिद्धांतों की जानकारी दी जाए, बल्कि इन सभी में, है ना, इन सभी में एक रूपता स्थापित करने का भी प्रयास किया जाए, है ना। तो जब हम छात्रों को धर्मों के, है ना, इन मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि देखिए कैसे ये सभी धर्मों के मूल्य या नैतिक सिद्धांत एक समान है, तो इससे स्वाभाविक सी बात है धार्मिक सहिष्णुता का प्रसार होगा, ठीक है। तो पहला शिक्षा प्रणाली, है ना। दूसरा धर्म गुरुओं की भूमिका, रोल ऑफ थियोलॉजियंस। थियोलॉजियंस ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन अवर सोसाइटी, है ना, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, काफी ज्यादा प्रभावी होते हैं समाज में। तो जब ये जो धर्म गुरु हैं, है ना, ये धर्म गुरु न केवल अपने धर्म के, है ना, अपने धर्म का बखान करने के बजाय या अपने धर्म के, है ना, बातों को, ठीक है, प्रसारित करने के बजाय अन्य धर्म के विशेषताओं को भी अपने धर्म से जोड़कर बताने लगे, तो इससे भी समाज में धार्मिक सहिष्णुता का भाव बढ़ेगा, है ना। बजाय इसके कि हम कैसे अन्य धर्मों से, कैसे अन्य पंथ से श्रेष्ठ हैं, बेहतर हैं, है ना, इन सभी बातों को कर कर, है ना, कहकर ये जो धर्म गुरु हैं ये समाज में भेद पैदा कर रहे हैं। समाज में क्या पैदा कर रहे हैं? भेद। तो कैसे बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं, अलग है, ये बताने के बजाय कैसे, है ना, अन्य धर्मों के साथ हमारी धार्मिक मान्यताओं में जो समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज है, उसका प्रसार कर रहे हैं।
तो इससे धार्मिक सहिष्णुता की भावना जागृत होगी। ठीक है, दूसरा। तीसरा, सोशल मीडिया का है ना प्रयोग। ठीक है, तो खास तौर पे युवा वर्ग जो सोशल मीडिया से काफी ज्यादा जुड़ा होता है ना, तो सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को हम युवाओं तक पहुंचा पाए। धार्मिक सहिष्णुता के है ना महत्व को हम युवाओं तक पहुंचा पाए। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम धर्म की विशेषताओं, धर्म के मूल्यों की है ना मूल्यों में एक समानता या सिमिलैरिटीज प्रस्तुत करें, तो एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म बन सकता है। ठीक है, और चौथा, रूढ़िवादी व कट्टरपंथियों का सामाजिक बहिष्कार। है ना, धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा जो अवरोधक है, बैरियर है ना, वो समाज के रूढ़िवादी और कट्टरपंथी लोग हैं। ठीक है ना, जो लोगों को बहला फुसलाकर, बरगलाकर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, समाज में भेद पैदा कर देते हैं, है ना। तो जब समाज इन रूढ़िवादी और कट्टरपंथी विचारधाराओं के लोगों को चिन्हांकित करे और चिन्हांकित करके इन्हें बहिष्कार करे, है ना, इनका बहिष्कार करे, तो ऐसे है ना, ऐसे में धार्मिक सहिष्णुता के भाव को बल मिलता है ना, ऐसे में रिलीजियस टॉलरेंस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसे कंजर्वेटिव और फंडामेंटलिस्ट में है ना मौजूद होंगे, तब तक है ना रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, सोशल हार्मनी ये स्टैब्लिश नहीं की जा सकती। ठीक, तो धार्मिक सहिष्णुता की संभावनाओं का हमें क्या करना था, परीक्षण। तो धार्मिक सहिष्णुता की संभावना का परीक्षण हम इन 4 आधारों पर करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान के सामाजिक परिदृश्य में इन आधारों पर धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये था 4 नंबर का हमारा सेक्शन। ठीक है, अच्छे एनालिटिकल प्रश्न यहाँ पर किए गए थे। अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। चलिए, तो 8 नंबर का जो पहला प्रश्न पूछा गया था सेक्शन 3 में, ये इमैनुअल कांट के दर्शन से लिया गया एक बहुत ही है ना अच्छा प्रश्न है, जहां पूछा गया है कि क्या संश्लेषणात्मक प्रागुणभाविक निर्णय संभव है, समझाइए, इज सिंथेटिक प्रायोरी जजमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के द्वारा रचित ग्रंथ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया, सिंथेटिक प्रायोरी जजमेंट, है ना। तो सबसे पहले इस उत्तर की शुरुआत इसी प्रकार करें कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अपने ग्रंथ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में, ठीक है, संश्लेषणात्मक प्रागुणभाविक निर्णय का विचार प्रस्तुत किया, जहां पर इन्होंने है ना, जहां पर इन्होंने सिंथेटिक अर्थात सूचनात्मक है ना कथनों और प्रायरी अर्थात अनुभव से पूर्व ही ज्ञात विषय वस्तुओं के मध्य एक तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो एक संक्षिप्त छोटा सा ये परिचय हो गया टॉपिक पर। ठीक है, फिर हमें यह बताना है कि इमैनुअल कांत ने बुद्धिवादी और अनुभववादी, बुद्धिवादी दैट इज रैशनलिस्ट और अनुभववादी दैट इज एम्पिरिसिस्ट। ठीक है, बुद्धिवादी और अनुभववादी विचारों में एक तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने दोनों की समीक्षा की, है ना, दोनों को इन्होंने आंशिक व अपूर्ण बताया। ठीक है, और दोनों विचारों में तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, जहां एक और बुद्धिवादी ज्ञान का स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज केवल बुद्धि को मानते हैं, और अनुभववादी ज्ञान का
स्रोत केवल अनुभव या सेंसुअस एक्सपीरियंसेस को मानते हैं, कांट ने कहा कि ज्ञान के लिए बुद्धि और अनुभव दोनों की आवश्यकता है ना। बुद्धि और अनुभव के मिलन से ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। ठीक है, तो बुद्धिवादी, इनके साथ समस्या ये थी कि बुद्धिवादी नवीन ज्ञान की व्याख्या करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है ना। अनुभववादी, इनके साथ समस्या ये कि अनुभववादी सार्वभौमिक या यूनिवर्सल नॉलेज को स्पष्ट नहीं कर सकते थे, है ना। तो कांट ने कहा कि ज्ञान कैसा हो, तो ज्ञान बुद्धि व अनुभव दोनों से प्राप्त हो, उसमें न्यूनेस रहे, नवीनता रहे, और साथ ही यूनिवर्सलिटी रहे या सार्वभौमिकता रहे, है ना। तो ज्ञान के लिए नवीनता व सार्वभौमिकता, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, फिर कांट अपने दर्शन में, है ना, अपने विचार में स्पष्ट करते हैं कि नॉलेज इज जजमेंटल। ठीक है, कांट कहते हैं नॉलेज इज जजमेंटल, है ना। और दो प्रकार के जजमेंट्स होते हैं, एक एनालिटिकल जजमेंट और दूसरा सिंथेटिक या संश्लेषणात्मक जजमेंट। ठीक है, तो कांट कहते हैं कि नॉलेज इज जजमेंटल एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ जजमेंट्स, एनालिटिकल जजमेंट्स एंड सिंथेटिक जजमेंट्स, है ना। तो कांट कहते हैं कि जो एनालिटिकल जजमेंट्स होते हैं, इनसे किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, इनमें, है ना, नवीनता का अभाव होता है। इनमें क्या होता है? नवीनता का अभाव। ठीक है, जैसे, है ना, उदाहरण ये देते हैं कांट, बैचलर इज अ अनमैरिड पर्सन। ठीक है, एक उदाहरण क्या देते हैं इस एनालिटिकल जजमेंट का, कि बैचलर इज अ अनमैरिड पर्सन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है ना भाई। हम किसी व्यक्ति को बैचलर कह रहे हैं, इसका मतलब, है ना, स्पष्ट है कि वो शादीशुदा नहीं है ना। अब हम कहें कि बैचलर इज अ इन, है ना, बैचलर इज अ अनमैरिड पर्सन, ठीक है, तो इसमें कोई नवीन ज्ञान नहीं है, इसमें, है ना, वही चीज रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार के, है ना, जो कथन होते हैं, इस प्रकार के जो जजमेंट्स होते हैं जिनमें नवीनता नहीं होती है, इन्हें एनालिटिकल कहा जाता है। ठीक, और इन्होंने मापदंड अपना बना रखा है कि भाई ज्ञान कैसा हो, तो नवीन और सार्वभौमिक दोनों कॉलम टिक होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि एनालिटिकल जजमेंट से नवीन, है ना, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसलिए इन्होंने, है ना, इसे नॉलेज के सोर्स के रूप में, ठीक है, अस्वीकार किया। ठीक, वहीं सिंथेटिक जजमेंट्स क्या होता है? सिंथेटिक जजमेंट्स, है ना, या संश्लेषणात्मक निर्णय वे होते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं। जो क्या होते हैं? जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, है ना, जो सूचनात्मक होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? इंफॉर्मेटिव होते हैं, जो सूचनात्मक होते हैं। ठीक, अब इसके भी दो प्रकार हैं, है ना, इसके भी दो प्रकार हैं। एक प्रायोरी जजमेंट, ठीक है, और एपोस्टरी जजमेंट। प्रायरी और एपोस्टरी, ठीक है। अब देखिए, प्रायरी जजमेंट, है ना, प्रायरी जजमेंट जिसे प्रागानुभाविक निर्णय हम कह रहे हैं, तो प्रायरी जजमेंट वह होता है जिसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अनुभव से पूर्व ही विषय वस्तु का बोध हमें हो, है ना, या,
है ना, बिफोर आवर एक्सपीरियंसेस वी नो अबाउट द सब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं प्रायोरी जजमेंट, है ना, जिसमें अनुभव आवश्यक ना हो, अनुभव से पूर्व ही विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। ए पोस्टरी जजमेंट, जो अनुभव के बाद हमें किसी विषय वस्तु का ज्ञान होता है, उसे कहा जाता है क्या? ए पोस्टरी जजमेंट, है ना। जैसे जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक वृक्ष आम से लदा हुआ हमें दिख रहा है ना, तो ये, है ना, ये एक आम का वृक्ष है, ये क्या हो गया? प्रायोरी जजमेंट, है ना। इसके लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं, ये चीज हमें दिख रहा है ना, कि आम वृक्ष में लदे हुए हैं, तो ये आम का ही वृक्ष होगा। लेकिन ये आम खट्टे हैं या मीठे हैं? समझ रहे हैं? ये आम खट्टे हैं या मीठे हैं, ये तो उसके स्वाद से ही पता चलेगा, अर्थात हमारे सेंसुअस, है ना, एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो वो कहलाता है क्या? एपोस्टरी जजमेंट। ठीक है। अब कांट यहां ये कहते हैं कि एपोस्टरी जजमेंट के साथ समस्या ये है कि ये सार्वभौमिक नहीं हो सकते, है ना। ये सार्वभौमिक नहीं हो सकते। भाई हो सकता है कि मैंने आम का स्वाद लिया, है ना, मुझे आम अच्छे लगे, मुझे आम मीठे लगे, है ना, आपका स्वाद अलग है, आपका टेस्ट अलग है, और आपको वो आम खट्टे लग रहे हैं। तो आम किसी एक व्यक्ति के लिए मीठे भी हैं, एक व्यक्ति के लिए क्या है? खट्टे भी हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो अनुभव जो है ये परिवर्तनशील होता है ना। और परिवर्तनशीलता होने के कारण इसमें सार्वभौमिकता स्थापित करना ये कठिन हो जाता है। तो एपोस्टरी जजमेंट के साथ समस्या ये है कि यह अनुभव पर आधारित है, अनुभव परिवर्तनशील होता है, और परिवर्तनशील होता है इसलिए सार्वभौमिक होना ये निश्चित नहीं है ना। ध्यान रखिएगा कि कांट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई ज्ञान वही होगा जो नवीन हो, ज्ञान वही होगा जो सार्वभौमिक हो। ठीक है। तो इसलिए एक ये जो प्रायोरी जजमेंट है ना, प्रायोरी जजमेंट जो अनुभव से पूर्व हमें ज्ञात है, एक उसे ये ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो कांट, है ना, यहाँ पर सिंथेटिक प्रायोरी जजमेंट का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। जैसे 5 + 7 = 12। ठीक है। 5 + 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें 12 मिलेगा, है ना। ठीक। तो ये सिंथेटिक भी है, नवीन, है ना, ज्ञान भी है। ठीक। हमें 5 और 7 को जोड़ने से क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। इसमें नवीनता भी है। वहीं दूसरी ओर प्रायोरी, मतलब इसके लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इसमें तर्क छिपा हुआ है, इसमें तर्क या रीजन ये क्या है? छिपा हुआ है। ठीक है। तो कांट के अनुसार, अंततः निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि कांट के अनुसार यस, सिंथेटिक अ प्रायोरी जजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है। यस, सिंथेटिक अ प्रायोरी जजमेंट इज पॉसिबल, है ना। वहीं कांट के जो विरोधी हैं, ठीक है, वो इसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि संश्लेषणात्मक प्रागुभाविक निर्णय संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। उनके अनुसार जो कांट के विरोधी हैं वो इन्हीं, है ना, इसी उदाहरण का वो आधार बनाते हैं। वे कहते हैं कि 12 तो 5 और 7 में निहित है, इसमें नवीन क्या है ना। यहाँ पर वे ये भूल कर रहे हैं कि 12, है ना, कैसे आया है? तो 5 और 7 के बीच में, ठीक है, जो एक रिलेशन है, रिलेशन किसका है? जोड़ने का, है ना भाई। रिलेशन घटाने का भी हो सकता है, रिलेशन गुणा करने का भी हो सकता है। यहाँ पर रिलेशन क्या है? यहाँ पर रिलेशन है जोड़ने का। तो वो इस रिलेशन पर फोकस नहीं करते, वे कहते हैं कि भाई 12 तो 5 और 7 में निहित है, इसमें नवीन क्या है ना, और इस आधार पर वो उसका विरोध करते हैं। ठीक है। तो आपको दोनों पहलू को बताना है, पहले कांट के पहलू को बता दिए, और फिर उसके बाद, है ना, निष्कर्ष में ही उनके विरोधी के द्वारा उठाया गया प्रश्न कि उपरोक्त कथन में 12, 5 और 7 में निहित है ना, निहित है, इसलिए इसमें नवीनता नहीं है ना। तो दोनों पहलू को आपको यहाँ पर बताना है। एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था 8 नंबर में कांट के दर्शन से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालें। इलुसिडेट सोशल थॉट्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक संक्षिप्त, है ना, परिचय देते हुए, एक अच्छा कह लीजिए स्टार्ट देते हुए आप उनके सामाजिक विचारों को पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा परिचय देने की भी आवश्यकता नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 100 शब्द
में हमें लिखना होता है, और अगर आप इसमें 30, 35 या 40 शब्द का परिचय ही दे दें तो फिर जो मुख्य भाग है कंटेंट वहां पर कम हो जाएगा और फिर आपका नंबर कटेंगे, है ना। तो 100 शब्दों के प्रश्नों में ये चीज ध्यान रखिए कि परिचय देना एक अच्छी बात है, बिल्कुल परिचय देना चाहिए, लेकिन वो संक्षिप्त हो, 1 लाइन 2 लाइन अधिक से अधिक, है ना। 20 शब्द 25 शब्द में आपको परिचय कंप्लीट करना है, ये चीज का ध्यान रखिए, है ना। तो कुछ भी एक अच्छा विचार समाज को लेकर या उनका कोई कथन है, स्टेटमेंट है, आप इससे अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गौतम बुद्ध के विचार बहुजन हिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए, अधिक से अधिक लोगों के सुख के लिए, ठीक है। गौतम बुद्ध के विचार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपने जीवन का मूल मंत्र माना, वह अपने जीवन को सामाजिक धार्मिक सुधार में समर्पित किया, ठीक है। तो एक ऐसा संक्षिप्त परिचय हमने, है ना, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में दिया। अब फिर आते हैं इनके, है ना, सामाजिक विचारों पर। तो आप, है ना, इसे इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है, ठीक है। तो पहला, वर्ण व्यवस्था का विरोध, ठीक है। जातीय व्यवस्था का विरोध, अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू धर्म के मूल मान्यताओं में परिवर्तन, परिवर्तन, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, ठीक है। और अंत में दलितों की शिक्षा व संगठन पर बल, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर हम भीमराव अंबेडकर जी के सामाजिक, है ना, विचारों को समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, वर्ण व्यवस्था का विरोध, है ना, मनुस्मृति जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक। तो अंबेडकर जी ने, ठीक, इसे, है ना, या इसका खंडन किया, इसका विरोध किया। अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था अमानवीय है, वर्ण व्यवस्था अवैज्ञानिक है ना, और वर्ण व्यवस्था, ठीक है, ये एक निश्चित देश के दमन के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का खुलकर विरोध किया, ठीक है। वहीं इन्होंने जातीय व्यवस्था का भी विरोध किया, ठीक। अंबेडकर जी के अनुसार, है ना, जातीय व्यवस्था से, है ना, जातीय व्यवस्था से समाज में एक स्थायित्व की स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि व्यक्ति के जाति के आधार पर उसके कार्य का पहले से निर्धारण हो जाता है, उसे कार्य को चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है ना।
तो उसका जो कार्य है वो उसके जाति के आधार से ही पहले से क्या हो जाता है, पूर्व निर्धारित हो जाती है। इससे कार्य कुशलता की हानि होती है ना। इससे जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है, कार्य कुशलता की हानि होती है, समाज में स्थायित्व की स्थिति निर्मित होती है। वहीं जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि व्यक्ति अपने जाति के प्रति अधिक जागरूक होता है, राष्ट्रीय जागरूकता इससे प्रभावित होती है, राष्ट्रीय जागरूकता की कमी आती है ना। तो जाति व्यवस्था का इन्होंने खुलकर विरोध किया। अस्पृश्यता निवारण के लिए है ना इन्होंने विभिन्न आंदोलन चलाए, है ना। और साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, इन्होंने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अस्पृश्यता के विरुद्ध जागरूक किया और अस्पृश्यता को, है ना, मानव की गरिमा का खंडन, अस्पृश्यता के, है ना, व्यवहार को मानव की गरिमा का खंडन इन्होंने बताया। ठीक है, इसे इनह्यूमन इन्होंने बताया। ठीक है, फिर चौथा, अंबेडकर जी हिंदू धर्म के कुछ मूल मान्यताओं में परिवर्तन चाहते थे, है ना। विशेष तौर पर जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, कंजर्वेटिव जो आइडियाज हैं, इन कंजर्वेटिव आइडियाज में, है ना, रूढ़िवादी मान्यताओं में वे परिवर्तन लाना चाहते थे, है ना। अंबेडकर जी खुलकर यह कहते थे कि वर्शिप या पूजन पाठ, है ना, का अधिकार किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग को यह अधिकार हो कि वह अपने देवता, है ना, अपने देवी देवताओं का पूजन स्वयं कर सके, है ना। तो किसी वर्ग विशेष के, है ना, किसी वर्ग विशेष के जो एकाधिकार है पूजन पाठ से संबंधित, धार्मिक क्रियाओं से संबंधित, ये हिंदू धर्म में खत्म होना चाहिए। इसका, है ना, समर्थन करते थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, वहीं अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन, है ना। अंबेडकर के अनुसार जातीय व्यवस्था, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदभाव, ठीक है, इस सब का एक ही, है ना, हल है, और वो है अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, है ना। तो रोटी बेटी का जो संबंध है, रोटी बेटी, है ना, इंटर डाइनिंग, साथ में बैठकर खाना खाना, और इंटर मैरिज, है ना, अंतर जातीय विवाह, ये सभी सामाजिक समस्याओं का निराकरण है। ठीक है, तो अंतरजातीय विवाह का वे खुलकर समर्थन करते थे, और उनके अनुसार अंतरजातीय विवाह से ही जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है, अंतरजातीय विवाह से ही ऊंच नीच का भाव खत्म हो सकता है, अस्पृश्यता, है ना, जैसी जो इनह्यूमन एक्टिविटीज है ये समाप्त हो सकती है। ठीक है, और अंत में दलितों की शिक्षा व संगठन पर बल, है ना। तो भीमराव अंबेडकर ने न केवल दलितों को जागरूक किया, बल्कि उन्हें स्वावलंबित बनाने का, उनमें, है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जागृत करने का भी प्रयास किया, है ना। उन्हें शिक्षित होने और संगठन बनाने पर जोर दिया, है ना, दलितों की शिक्षा और उनके संगठन पर उन्होंने जोर दिया। ठीक है, तो अंबेडकर जी के सामाजिक विचारों को इन आधारों पर, है ना, हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 8 नंबर में पूछा गया, लोक सेवकों की आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता विवेचना कीजिए, है ना। सरल प्रश्न है, ठीक है ना। सत्यनिष्ठा, ठीक, ऑनेस्टी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, है ना। ठीक, तो सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, है ना, जिसे इंटेग्रिटी कहते हैं, इंटेग्रिटी, है ना। यहां पर हमें यह बताना है कि इंटेग्रिटी लैटिन शब्द इंटीजर से बना है ना, लैटिन शब्द इंटीजर से बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, है ना, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण। ठीक है, अतः सत्यनिष्ठा से आशय है आत्मज्ञान की संपूर्णता, है ना। सत्यनिष्ठा से आशय है, या इंटीग्रिटी से आशय है क्या, आत्मज्ञान की संपूर्णता, है ना। तो सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा क्या है ना, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा से आशय है ना, ईमानदार रहते हुए अपने नैतिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों का परिपालन करते हुए अपने कर्तव्यों को
पूरी निष्ठा व समर्पण के भाव से, है ना, पूर्ण करना, इसे हम कहते हैं क्या? सत्यनिष्ठा। और ये सत्यनिष्ठा तभी जागृत हो सकती है जब व्यक्ति को आत्मज्ञान की क्या हो? संपूर्णता हो, है ना। तो आत्मज्ञान की जब संपूर्णता हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो सांसारिक, है ना, जो आसक्तियां हैं, अटैचमेंट्स हैं, उससे दूर होगा और अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन कर सकेगा। ठीक है। वहीं दूसरा उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो उत्तरदायित्व क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उत्तरदायित्व, है ना, से आशय है लोक सेवक को, है ना, लोक सेवक को जो प्रदत्त कार्य या जिम्मेदारी है ना, उसे विधि के दायरे में रहते हुए, है ना, उसे विधि के दायरे में रहते हुए, ठीक है, आम लोगों की इच्छाएं और आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए, है ना, विधि के दायरे में रहकर आम लोगों की, है ना, या नागरिकों की इच्छाएं और आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अपने निर्धारित कर्तव्य को नियमित समय पर पूर्ण कर लेना, इसी को कहते हैं क्या? उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। और तीसरा है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। तो पारदर्शिता, है ना, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी, तो प्रशासन, प्रशासन में खुलापन। पारदर्शिता से आशय क्या है? प्रशासन में, है ना, खुलापन को पारदर्शिता या प्रशासनिक पारदर्शिता कहते हैं, है ना। प्रशासन में खुलापन को प्रशासनिक पारदर्शिता कहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में, ठीक है, शासन का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के साथ, है ना, जानकारियां साझा करें, है ना, और जानकारियां साझा कर लोगों को जागरूक बनाएं। ठीक है। तो प्रशासनिक, है ना, पारदर्शिता एक लोकतांत्रिक समाज, एक सभ्य समाज के लिए एक आवश्यक पहलू है ना। शासन के बनाए गए व्यवस्थाओं को, शासन के बनाए गए, है ना, जो नियम है, शासन की जो उपलब्धियां हैं, आदि चीजों में, है ना, पूर्ण पारदर्शिता हो जिससे लोग जागरूक हो सके, है ना। पारदर्शिता के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सक्रिय प्रकटीकरण। सक्रिय प्रकटीकरण अर्थात जहां पर बिना, है ना, कि बिना किसी के पूछे, एक जहां पर सरकार स्वयं से, है ना, अपनी उपलब्धियां या अपने योजनाएं या अपने कार्यक्रमों की जानकारी दे, उसे सक्रिय प्रकटीकरण कहते हैं, है ना। एक है वित्तीय पारदर्शिता, तो जैसे बजट के माध्यम से कितना आवक जावक हुआ है ना, तो इसको वित्तीय पारदर्शिता कहते हैं, है ना। वहीं अधिनियम के माध्यम से कोई कानून बनाकर किसी सार्वजनिक अभिलेख का प्रकटीकरण, है ना, तो कानून बनाकर, जैसे आरटीआई एक्ट है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत किसी भी प्रकार के सार्वजनिक अभिलेख की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी, है ना, पारदर्शिता के प्रकार होते हैं। ठीक है। तो ये तीन चीजें पूछा था, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम भाग की ओर, जो है सेक्शन 4, 15 नंबर का 175 वर्ड्स में, है ना, लिखना होता है। और यहाँ पर दो प्रश्न किए गए थे। एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, शंकराचार्य से रिपीटेडली प्रश्न पूछे गए हैं। तो शंकराचार्य, है ना, वेदांत में ब्रह्म के स्वरूप तथा माया की भूमिका की व्याख्या कीजिए, है ना, शंकराचार्य के दर्शन से यह लिया गया था। ठीक है। और दूसरा, मन शरीर संबंध पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के मत का वर्णन करना। तो बुद्धिवादी दार्शनिक जो माइंड बॉडी रिलेशन पर जो उन्होंने टिप्पणियां की है ना, उसको यहाँ पर बताना था, है ना। और बुद्धिवादी दार्शनिक में हम पढ़े हैं डेकार्ट है, स्पिनोजा है और लाइबनिज। तो तीनों ने, ठीक है, माइंड बॉडी के रिलेशन पर, है ना, क्या टिप्पणी की है, क्या उनका विचार है, ये बताना था। कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तीन अलग अलग दार्शनिकों के विचार पर समीक्षा करना है। और यहाँ पर, है ना, केवल शंकराचार्य ने ब्रह्म के स्वरूप को कैसे समझाया और माया की भूमिका। ठीक है। तो पहले शंकराचार्य के दर्शन पर चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आवश्यकता है ना, ब्रह्म की परिभाषा किस प्रकार, है ना, ब्रह्म को परिभाषित किया शंकराचार्य ने। ठीक है। फिर
जो मेन कंटेंट है हमारा ब्रह्म के, है ना, स्वरूप, इस पर आए। ठीक है, ब्रह्म के स्वरूप और साथ ही, है ना, ब्रह्म के लक्षण। ठीक है, लक्षण पर चर्चा करें। ठीक है, और फिर, है ना, फिर चर्चा करें माया, है ना। तो माया का क्या कार्य है, ठीक है, और माया की भूमिका, है ना, शंकराचार्य के दर्शन में क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करें। ठीक है, तो सबसे पहले, है ना, ब्रह्म की परिभाषा से शुरू करेंगे। ठीक, और यह बताएंगे कि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन का केंद्रीय तत्व ब्रह्म है ना। उन्होंने ब्रह्म को ही परम तत्व माना है, ब्रह्म को ही परम सत्ता माना है, ब्रह्म को ही परम सत्य माना है। ठीक है, ब्रह्म को, है ना, शंकराचार्य ने त्रिकाल बाधित सत्य कहा है। क्या कहा है? त्रिकाल बाधित सत्य, है ना, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा रियल रहा हो, हमेशा, है ना, सत्य रहा हो, उसको कहा है शंकराचार्य ने क्या? ब्रह्म, है ना। तो ब्रह्म की इस प्रकार से परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। फिर ब्रह्म के, है ना, दो स्वरूप, जो यहाँ पर मुख्य हमारा डिस्कशन का पार्ट है, ब्रह्म के दो स्वरूप की व्याख्या करते हैं। एक निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, और दूसरा सगुण ब्रह्म। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। ठीक है, तो जिसे उपनिषदों में, है ना, जिसे उपनिषदों में पर ब्रह्म कहा गया है, वही शंकराचार्य का निर्गुण ब्रह्म है, और जिसे अपर ब्रह्म कहा है, वह शंकराचार्य का, है ना, सगुण ब्रह्म है। ठीक है, ठीक, शंकराचार्य का निर्गुण ब्रह्म ये ब्रह्म की वास्तविक अवस्था से संबंधित है ना, और सगुण ब्रह्म ब्रह्म की परिवर्तित अवस्था से संबंधित है ना। निर्गुण ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है ना, निर्विशेष अर्थात जिसकी अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता है। सगुण ब्रह्म साकार है ना, आकार युक्त है, और सविशेष है अर्थात जिसकी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म अव्यक्तिपूर्ण है, सगुण ब्रह्म व्यक्तिपूर्ण है। निर्गुण ब्रह्म क्या है? अव्यक्तिपूर्ण। सगुण ब्रह्म क्या है? व्यक्तिपूर्ण। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म ये ज्ञान का विषय है। निर्गुण ब्रह्म क्या है? ज्ञान का विषय है। सगुण ब्रह्म ये उपासना का विषय है ना। सगुण ब्रह्म ही शंकराचार्य का ईश्वर है, इसलिए यह एक उपासना का विषय है। सगुण ब्रह्म ही शंकराचार्य का ईश्वर है, और, है ना, यह क्या है? उपासना का विषय है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म का संबंध जीवन और जगत के, है ना, जीवन और जगत के निर्माण, ठीक है, और इसकी व्यवस्थाओं से नहीं है। ठीक, जीवन और जगत के निर्माण और इसकी व्यवस्थाओं से संबंधित है क्या? सगुण ब्रह्म। ठीक है, तो निर्गुण और सगुण ये दो ब्रह्म के स्वरूप को हमने बता दिया। ठीक है, ब्रह्म के लक्षण भी यहाँ पर बता दें, है ना। तो ब्रह्म के, ठीक है, दो लक्षण होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वरूप लक्षण, और दूसरा होता है क्या? तटस्थ लक्षण, है ना। तो ब्रह्म, है ना, ब्रह्म का वास्तविक, है ना, वास्तविक स्वरूप, उसका वास्तविक रूप, उसका स्वरूप लक्षण है ना। ये ब्रह्म का आगंतुक लक्षण है। ठीक है, ये ब्रह्म का तात्विक लक्षण है। इट इज अ एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रह्म, है ना। ब्रह्म अपने वास्तविक रूप में होते हैं, किस लक्षण में? स्वरूप लक्षण में। ठीक है, स्वरूप लक्षण ब्रह्म के सत, चित्त और आनंद की अवस्था को दर्शाता है। स्वरूप लक्षण किसको दर्शाता है? ब्रह्म के सत, चित्त और आनंद के, है ना, अवस्था को। वहीं तटस्थ लक्षण, ठीक है, तटस्थ लक्षण ये ब्रह्म के परिवर्तित, है ना, लक्षण से संबंधित है, ब्रह्म की परिवर्तित अवस्था से संबंधित है ना। तो माया की उपाधि से जब ब्रह्म, है ना, उपयुक्त होते हैं, ठीक है, तो ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होता है। ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होता है। ये ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप नहीं, अर्थात वास्तविक स्वरूप नहीं, बल्कि परिवर्तित स्वरूप को दर्शाता है। ठीक है, ब्रह्म अपने तटस्थ लक्षण से ही जीवन और जगत का हमें आभास कराते हैं। ब्रह्म अपने तटस्थ लक्षण से ही जीवन और जगत का हमें क्या कराते हैं? आभास, है ना। तो ब्रह्म की परिभाषा हमने बता दी, ब्रह्म के स्वरूप को हमने बता दिया, ब्रह्म के लक्षण भी बता दिए। ठीक है, अब आते हैं माया, है ना। तो सबसे पहले माया का परिचय इस प्रकार से दे कि शंकराचार्य के दर्शन में मायावाद का विशिष्ट स्थान है।
माया वह तार्किक कुंजी है जिसके आधार पर शंकराचार्य, है ना, विरोधाभासी स्थितियों, है ना, विरोधाभासी स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। ठीक है, माया शंकर के दर्शन की वह तार्किक कुंजी है जिससे वे विरोधाभासी स्थितियों, है ना, में सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और ये विरोधाभासी स्थिति क्या है कि व्यवहारिक, है ना, दृष्टिकोण में इस संसार की विविधताएं हमें अनुभव होती हैं। ठीक है, ठीक, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है इसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, ये हमारा डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है ना, ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, वहीं परमार्थिक दृष्टिकोण में, स्पिरिचुअल, है ना, जो अप्रोच होता है परमार्थिक दृष्टिकोण में, ठीक है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, केवल क्या है, ब्रह्म ही सत्य। ठीक है, अब यहाँ पर एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। एक तरफ जगत की विविधताएं हमको दिख रही है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एक केवल क्या है, सत्य, और संपूर्ण जगत, है ना, केवल इल्यूजन है, आभास है ना। तो इसे स्पष्ट किया है शंकराचार्य ने अपने मायावाद के सिद्धांत से, है ना। तो शंकराचार्य के अनुसार, ठीक है, माया सगुण ब्रह्म की शक्ति है। माया किसकी शक्ति है, सगुण ब्रह्म की शक्ति है। जब, है ना, ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है, जब ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है ना, तो वही ईश्वर का रूप लेता है और इस संसारिक जगत का हमें आभास कराता है। संसारिक जगत का हमें क्या कराता है, आभास कराता है। ठीक है, तो शंकराचार्य के दर्शन में माया का विशेष योगदान है, विशेष महत्व है। ठीक है, माया के कार्यों पर, है ना, भी यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। ठीक है, कि माया के दो कार्य होते हैं, एक होता है आवरण और दूसरा होता है विक्षेप, है ना। तो अपने आवरण शक्ति से माया ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है और अपने विक्षेप शक्ति से, है ना, माया, ठीक है, इस संसारिक जगत का हमें आभास कराती है। ठीक है, तो शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप और माया की क्या भूमिका है, क्या कार्य है, ये हमने बताया। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है ना, मन शरीर संबंध पर बुद्धिवादी दार्शनिकों के मत की, है ना, वर्णन कीजिए। तो इसको, है ना, एक छोटा संक्षिप्त परिचय आप इस प्रकार से यहाँ दे सकते हैं कि बुद्धिवादी दार्शनिकों ने मन शरीर संबंध को तर्क, है ना, मन शरीर संबंध को तर्क, जन्मजात विचारों, है ना, और वास्तविकता के मौलिक संरचना पर, वास्तविकता की मौलिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया है ना। वास्तविकता की मौलिक संरचना, है ना, पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग समाधान हमें ज्ञात होते हैं, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप मन और शरीर को लेकर अलग अलग समाधान हमें ज्ञात होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें तीनों दार्शनिकों के विचार को प्रस्तुत करना है। स्पिनोजा, है ना, सबसे पहले तो डेकार्ट, फिर स्पिनोजा और फिर लाइबनिज। तो इसका, है ना, एक फॉर्मेट में बना रखा हूँ, है ना, इंग्लिश में है, मैं इसको आपके लिए, है ना, हिंदी में भी अनुवाद इसका प्रस्तुत करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें डेकार्ट के बारे में बताना है कि डेकार्ट माइंड और बॉडी, मन और शरीर के संबंध को लेकर क्या कहते हैं। ठीक है, तो डेकार्ट के अनुसार माइंड एंड बॉडी आर टू फंडामेंटली डिस्टिंक्ट एंड इररिड्यूसिबल सब्सटेंस, है ना। मन और शरीर ये दोनों मौलिक रूप से दो स्वतंत्र तत्व हैं। ठीक है, माइंड के बारे में वो कहते हैं कि माइंड इज अनएक्सटेंडेड, है ना, विस्तार विहीन है। ठीक है, इनडिविजिबल, अविभाज्य है, कॉन्शियस, चेतना युक्त है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय थॉट, और, है ना, विचारों से उसकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, विचारों से उसकी क्या होती है, अभिव्यक्ति। वहीं जो शरीर है, शरीर ये एक्सटेंडेड है, अर्थात विस्तार युक्त है ना, विभाज्य है, डिविजिबल, अनकॉन्शियस, अचेतन है, माइंड चेतन, है ना, शरीर एक अचेतन, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन। ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन। ठीक है, तो डेकार्ट ये कहते हैं कि माइंड कैन कॉज बॉडी टू मूव एंड बॉडी कैन कॉज सेंसेशन इन माइंड। माइंड और बॉडी में रिलेशन कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो हमारा मन है ये हमारे शरीर को, है ना, गतिमान बना सकता है, मन आदेशित कर सकता है हाथ को उठने के लिए, नीचे आने के लिए,
है ना, पैरों को चलने के लिए आदेशित कौन कर रहा है? मन। हमारा मन हमारे शरीर को आदेशित कर रहा है। वहीं जो हमारा शरीर है वो इंद्रिय संवेदनाओं के माध्यम से हमें मन को, हमारे मन को, है ना, कह लीजिए संदेश पहुंचाता है। जैसे आप चल रहे हैं, पैर में अचानक से कांटा चुभा, आपने देखा नहीं, अचानक से कांटा चुभा, ठीक है, तो पैर में जब कांटा चुभा तो उस दर्द को वो आपके माइंड तक पहुंचा रहा है और आपको यह बता रहा है कि पैर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़ा है, कुछ तो समस्या है, और इमीडिएट आप देखते हैं कि पैर में क्या लगा है? कांटा लगा है ना। तो ये माइंड और बॉडी, ये दो स्वतंत्र तत्व हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, है ना, दोनों एक्टिवली काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के, है ना, कह लीजिए इंटरडिपेंडेंट है, दोनों पूरक है एक दूसरे के, ठीक। वहीं बारूच स्पिनोजा, है ना, ये भी स्पिनोजा, है ना, ये भी बुद्धिवादी दार्शनिक है, ठीक है। इनका मानना है कि माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट सब्सटेंस, ये दो पृथक तत्व नहीं है, बट दे आर बट द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ वन सिंगल इनफाइनाइट सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस अर्थात द्रव्य। एक स्पिनोजा ने जीवन और जगत की व्याख्या द्रव्य के आधार पर की है, तो वो कह रहे हैं माइंड और बॉडी एक कोई दो अलग अलग द्रव्य नहीं है, बल्कि ये दोनों, है ना, एक ही द्रव्य से संबंधित है। और ये जो द्रव्य है स्पिनोजा का, वो कौन है? ईश्वर, है ना। हमने पहले के भी वीडियो में द्रव्य के बारे में चर्चा किया है कि द्रव्य क्या है, द्रव्य की, है ना, लक्षण क्या है, ठीक है, द्रव्य को कैसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो माइंड और बॉडी ये दो सेपरेट, है ना, एलिमेंट्स या सेपरेट सब्सटेंस नहीं है, ये दोनों एक ही, है ना, द्रव्य से संबंधित, और द्रव्य है क्या? गॉड, ठीक है। तो स्पिनोजा डिनाइड कैजुअल इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी एज सेपरेट थिंग, है ना, माइंड बॉडी का जो इंटरेक्शन, ठीक है, डेकार्ट ने बताया, वे इस प्रकार के इंटरेक्शन को डिनाई करते हैं और इसके स्थान पर समानांतरवाद या पैरेललिज्म का विचार प्रस्तुत करते हैं, समानांतरवाद या पैरेललिज्म का विचार प्रस्तुत करते हैं, है ना। और ये पैरेललिज्म क्या है? द ऑर्डर एंड कनेक्शन ऑफ आइडियाज, आइडियाज अर्थात माइंड, इज आइडेंटिकल टू ऑर्डर एंड कनेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना, अर्थात ये जो भौतिक शरीर है, ये जो, है ना, विषय वस्तुएं हैं, ठीक है, तो ये दोनों के बीच एक परफेक्ट कोरिलेशन है, एक परफेक्ट क्या है? कोरिलेशन है। इसी को पैरेललिज्म या समानांतरवाद कहते हैं, ठीक है। वहीं लाइबनिज, इनका विचार क्या है? तो लाइबनिज ने, है ना, लाइबनिज ने द्रव्य को ही चिदणु कहा है, द्रव्य को ही इन्होंने क्या नाम दिया? चिदणु या मोनाड, ठीक है। तो इन्होंने माइंड बॉडी रिलेशन को मोनाड के आधार पर एक्सप्लेन किया। किसके आधार पर? मोनाड के, है ना। तो लाइबनिज कहते हैं कि रियलिटी इज फंडामेंटली कंपोज्ड ऑफ इममटेरियल सोल लाइक यूनिट्स विच आर कॉल्ड मोनाड्स, है ना। जो वास्तविकता है, एक वास्तविकता, है ना, एक आत्मा जैसे तत्व से जुड़ी हुई है, और ये आत्मा जैसा जो इममटेरियल अभौतिक तत्व है, ये अभौतिक तत्व क्या है? तो ये है मोनाड। क्या है? मोनाड, है ना। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, और वो क्या है? मेंटल या स्पिरिचुअल, है ना। कोई दो तत्व नहीं है, तत्व एक ही है, और वो क्या है? वो मानसिक तत्व है ना, वो आध्यात्मिक तत्व है। और इस मानसिक आध्यात्मिक तत्व को, चेतन तत्व को इन्होंने क्या संज्ञा दी है? क्या नाम दिया है? मोनाड या चिदणु, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि व्हाट वी कॉल बॉडी इज एक्चुअली एग्रीगेट ऑफ लेसर मोनाड, मतलब जिसको हम शरीर कह रहे हैं, ये निम्न मोनाड है, मोनाडो के, है ना, मोनाडो का वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो सर्वोच्च मोनाड है, जिसको मोनाडो का मोनाड कहते हैं, वो ईश्वर है ना। तो अलग अलग स्तरों पर चेतना की अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने मोनाडो का वर्गीकरण किया। तो ये कह रहे हैं कि जो शरीर है, तो शरीर एक्चुअल में एग्रीगेट है लेसर मोनाड्स का, है ना। वहीं जो डोमिनेंट मोनाड है, डोमिनेंट मोनाड, ये किसको माना इन्होंने? माइंड, माइंड अर्थात यहाँ सोल, आत्मा की बात की जा रही है, ठीक है। तो डोमिनेंट मोनाड कौन है? माइंड, एंड इट इज एसोसिएटेड, है ना, माइंड या सोल, इट्स एसोसिएटेड बॉडी मोनाड्स डू नॉट इंटरेक्ट कैजुअली, इनके बीच में एक कैजुअल इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो मन और शरीर, है ना, मन और शरीर के इस संबंध की व्याख्या अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तर्कों के आधार पर, है ना, की है। इन बुद्धिवादी दार्शनिकों के विचारों को हमें बताना था, है ना। तो तीन बुद्धिवादी दार्शनिक, ठीक है, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज के क्या विचार हैं मन और शरीर के संबंध को लेकर, इस पर हमने चर्चा किया।
और इसी के साथ है ना ये जो हमारा डिस्कशन है 2021 के है ना मेंस का, ये होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में है ना हम 2020 का भी डिस्कशन करेंगे मेंस के पेपर का। तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ। धन्यवाद।